और इस वक्त मंच पर मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा। एक ऐसा दौर भी आया जब जीवन यापन के लिए उन्होंने अखबार और चाय बेचने का भी काम किया, लेकिन मेहनत के दम पर उसी के बलबूते आगे बढ़े, संघर्ष किया। 2017 में यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। उप मुख्यमंत्री बनाए गए और अब योगी 2.0 में भी एक बार फिर से यही जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। और सियासी मैदान के धुरंधर खिलाड़ी हैं, लोगों के बीच खासे लोकप्रिय। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत 24 के सारे परिवार के सदस्यों का भी मैं भी बहुत स्वागत करता हूं। और एक कार्यक्रम मेरा किसी विशेष कारण से मिस हुआ था, आज थोड़ी देर हुई, लेकिन आज उपस्थित हो पाया, मुझे बहुत संतोष है। क्योंकि आदरणीय हमारे जगदीश चंद्रा जी, कहूँ मैं कि पत्रकारिता जगत के एक बड़े धुरंधर और बहुत बड़ा चेहरा है, और उनका व्यक्तिगत भी मेरा बहुत संपर्क है, और उनका मैं बहुत व्यक्तिगत तौर से भी सम्मान करता हूं। और उन्होंने यह एक ऐसा भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए चैनल दिया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाएगी कम होगा। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहां पर उपस्थित हैं। राम मंदिर आंदोलन में शामिल होना, केशव जी, क्या यही जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और सियासत में एंट्री हुई? देखिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा बनना यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन राजनीति में प्रवेश का कोई मैं मार्ग मान करके उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं, ऐसा मैं नहीं मानता। ये भगवान श्री राम की कृपा मानता हूं कि उस आंदोलन का हिस्सा मुझे बनने का अवसर मिला, जिसके लिए कई पीढ़ियों ने अपने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। और आज हम सब जिस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, जिसके कारण से आंदोलन किए थे, वह भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर निर्माण का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ा। आप बोलते भी थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि भी बताएंगे, तो अब तो तिथि भी तय हो गई। हाँ, निश्चित तौर से बनाने की तिथि भी तय हो गई, और रामलला कब आएंगे इसकी भी तिथि देश को भी पता चल गई, दुनिया को भी पता चल गई, और उनको भी पता चल गई जो भगवान राम हैं कि नहीं है, इसको भी नकारने का काम करते थे। तो यह हम सब राम भक्तों के लिए, मेरे लिए भी और देश और दुनिया के एक एक राम भक्त के लिए भी ये बड़े गर्व की बात है कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, और वहां रामलला विराजमान होने वाले हैं जनवरी 2024 में। जी, मुझे वो एक ट्वीट आपका याद आ रहा है जो आपने चुनाव प्रचार के दौरान इस पर किया था, अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। नहीं, तो अयोध्या अब उसी एजेंडा पर आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, अयोध्या काशी हुई हमारी है, मथुरा की तैयारी है। हाँ तो उसकी तिथि भी आज क्या भारत 24 के मंच पर आप देने वाले हैं? नहीं, आप जो सवाल आपकी ओर से आएगा उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। उस सवाल के अंदर आप क्या सवाल लेकर के आ रही हैं और क्या जवाब चाहती हैं, शायद वह मैं ना बोलूं, लेकिन वह जरूर कोई सवाल आएगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। तो राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि भी बताएंगे, राहुल गांधी जी को बुलाएंगे? श्री राहुल गांधी जी तो आजकल जय श्री राम की जगह कह रहे जय सिया राम कहो। अब हमारी यहाँ पर बहुत ही देश की बड़ी कावित्री हमारी कविता त्रिपाठी जी अभी दिखी हुई, कहीं लग रहा है पीछे चली गई। अच्छा, तो उन्होंने कहा जय श्री राम मैं नहीं कहूंगा, मैं जय सिया राम कहूंगा। मैंने कहा श्री राहुल गांधी जी जय सिया राम, उनको जय सिया राम और जय श्री राम का फर्क नहीं मालूम है, लेकिन वह रामलला की जन्मभूमि पर भी आवें, रामलला का दर्शन करें, बाबा विश्वनाथ के धाम में आकर के बाबा का अभिषेक करें, मेरे कन्हैया की जन्मभूमि पर आकर के कन्हैया के दर्शन करें। और ये मैं मानता हूं कि इस देश की कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी राजनीति करने वालों की वैचारिक हार है और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है कि आज उन्हें मंदिर में आकर के शीश झुकाना पड़ता है। अन्यथा रोजा अवतार की पार्टी करने के अलावा इनको कभी मंदिर जाने की फुर्सत मिलती थी? लेकिन विरोधी दल तो आपसे यही शिकायत करते हैं कि ये आपने सियासी एजेंडा बनाया हुआ है, इसके जरिए आपको वोट बैंक मिलता है। आस्था और चुनाव की दृष्टि से एजेंडा, इन दोनों में बड़ा अंतर है। अगर किसी को दृष्टि दोष हो
जिसका दिमाग में एकदम भर गया हो कि राम की बात करना ये सियासी बात है, भोले बाबा की बात करना सियासी बात है, भगवान कृष्ण की बात करना सियासी बात है, तो यह उनको कोई रोग है, उसका उन्हें इलाज कराना चाहिए। और भारत में भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, बाबा भोलेनाथ जी का नाम लिए, माँ भगवती दुर्गा का नाम नहीं लिया जाएगा तो कहां कहां नाम लिया जाएगा? यहां नाम लिया जाता है, नाम लिया जा रहा है और नाम लिया जाएगा। ये विपक्ष कह रहा है कि हम चुनाव का एजेंडा बना रहे हैं, नहीं, हमारी ये आस्था है, हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, इसलिए इस नाम को हम लेते हैं और लेते रहेंगे। उनके विरोध के कारण हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर कहते हैं एक दिन वह भी जो हम बोल रहे हैं, जैसे पहले मंदिर नहीं जाते थे, आज मंदिर जाना पड़ रहा है, पहले कुंभ में डुबकी नहीं लगाते थे, आज कुंभ के मेले में डुबकी लगाना पड़ रहा है। आने वाले समय में जो हम कर रहे हैं वो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं, अन्यथा जहां वो थे वहां खड़े रहते, जहां हम चल रहे हैं जिस रास्ते पर, उस रास्ते पर नहीं आते। तो ये आपका असर है कि वो अलग अलग मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आरती करते हुए भी नजर आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कोई भी देश का कोई भी हिंदू हो, कोई भी आस्थावान हो, श्रद्धावान हो, किसी मंदिर में जा सकता है, किसी धार्मिक स्थल पर जा सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है, लेकिन जिससे परहेज होता था मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण, आज उसके लिए विवश होना पड़ा। इसके लिए भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद है, जिसके कारण से उनके बड़े बड़े नेता को भी बोलना पड़ रहा है कि अब एक रास्ते पर चलने से रास्ता नहीं बनेगा, अब हिंदू की भी बात करना पड़ेगा, केवल तुष्टीकरण की बात से काम नहीं चलने वाला। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि ये कोई पेटेंट थोड़ा है बीजेपी का, हम क्या कह रहे हैं? हक है, अधिकार हम है। तो कह रहे हैं कि ये, हम तो आमंत्रित कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो भी आवे, यही तो हम कह रहे हैं। अगर वो आएंगे, वह भी हमारी विचारधारा की जीत है। अगर हम तो यही कहते थे ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, वो कहते तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दो तो तारीख क्यों बताए हैं, यह भी कहते हैं। ये तो उनका रोग है, लेकिन उनको आज मंदिर आना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारी मतलब निश्चित तौर से वैचारिक विजय है और उनकी वैचारिक हार है। वो गलत रास्ते पर थे, हम सही रास्ते पर हैं, थे और रहेंगे। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, यहाँ उसका जिक्र करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार उसकी चर्चा हो रही है। हम देख रहे हैं बहुत ही कारोबारियों से मुलाकात कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सारे मंत्री हैं, वो विदेश के दौरे करके आए हैं। लेकिन 10 लाख करोड़ का ये जो लक्ष्य है, ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, कोई भी मुश्किल तब मुश्किल होती है जब कहिए आप कुछ और करिए आप कुछ। लक्ष्य अगर 10 लाख करोड़ का रखा गया है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, तो मेरा विश्वास है कि 10 लाख करोड़ का हमारे द्वारा जो लक्ष्य दिया गया है, वह लक्ष्य निश्चित तौर से छोटा पड़ने वाला है। उससे अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में आने वाला है, उससे तीव्र गति से विकास उत्तर प्रदेश का होने वाला है, उससे अधिक रोजगार उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलने वाला है। और इस पथ की जितनी भी बाधा है उसको हमारी सरकार ने हटाने का काम किया है। जब पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उद्योगपति उत्तर प्रदेश छोड़ करके जा रहे थे। आज देश और दुनिया के उद्योगपति अगर भारत आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। यह भी हमारी सरकार की जो नीति है, हमारी सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसको इस देश का, दुनिया का निवेशक आज स्वीकार कर रहा है। और जिस प्रकार का उत्साह 10 से 12 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के देखने को मिल रहा है, शायद मैं समझता हूं कि यह देख करके भी हमारे जो विपक्षी मित्र लोग हैं उनके पेट में और सर में दोनों में दर्द इस समय हो रहा। तो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा जिस उत्साह की बात आप कर रहे हैं वो इन्वेस्टर्स दिखा रहे हैं? देखिए, मैं तो चूंकि मुझे भी संयोग से नीदरलैंड और फ्रांस में भी जाने का मौका मिला और देश के हमारे प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगणों को भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाने का मौका मिला। अब देश के जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश हैं वहां भी जाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में ऐसे सामर्थ्यवान लोग हैं जो अपना निवेश करके यहां अपना कारोबार करना चाहते हैं। आज उनका भी उत्साह देखने लायक है। तो चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो,
चाहे इंफ्रा किसी भी सेक्टर में आप जाए, रक्षा के क्षेत्र में चूंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार डबल इंजन सरकार है। और संयोग अच्छा यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से चुन करके जाते हैं और हमारे रक्षा मंत्री जी लखनऊ से चुन करके जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर भी मिला हुआ है और उस डिफेंस कॉरिडोर के कारण से दुनिया की जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं जो रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन करती हैं वो भारत आना चाहती हैं और भारत में उनका स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार। जब भारत आते हैं तो कहां जाएं तो उनको उत्तर प्रदेश आज सबसे उचित स्थान लग रहा है, वो उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जिन नीतियों के कारण से निवेशक आकर्षित है, उनकी सुरक्षा और हमारी नीतियां दोनों इस प्रकार से हैं कि आज निवेश को लेकर के जो उत्साह दिखाई दे रहा है उससे निश्चित तौर से हम लोग भी उत्साहित हैं और इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत सार्थक होंगे, बहुत प्रभावी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। केशव जी, लेकिन रोजगार की तलाश में अभी भी उत्तर प्रदेश की जो युवा आबादी है उसे दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। आपको लगता है कि अब इस पर फुल स्टॉप हो जाएगा, विराम लग जाएगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि विराम लग जाएगा। जो प्रतिभाएं ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि देश के दूसरे प्रदेशों में, दुनिया के दूसरे देशों में, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यवसायी है, कोई हमारा प्रतिभाशाली कोई बच्चा है और वह दुनिया के किसी देश में जाकर के भारत का झंडा गाड़ने का काम कर सकता है, तो हमारी सरकार, हम व्यक्तिगत तौर से भी उसे प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन ये जो पलायन करने की परिस्थितियां पैदा हुई वह सपा, बसपा, कांग्रेस की देश और प्रदेश में जब सरकारें थीं, उनकी गलत नीतियों के कारण जो आज निवेश आ रहा है वो पहले भी आ सकता था। लेकिन पहले जो निवेश लेकर के आना चाहता था वही सोचता था कि हम सुरक्षित ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, निवेश तो छोड़िए। तो इसलिए पलायन की परिस्थिति पैदा होती थी। लेकिन हमारी सरकार का प्रयास है कि लोगों को पलायन ना करना पड़े, बल्कि दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से लोग आकर के उत्तर प्रदेश में रोजगार करें। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कई नीतियों को बदला गया है, कुछ नई नीतियां भी लाई गई हैं। नहीं, मैं यही तो बता रहा हूं, हमने नीतियों में परिवर्तन किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। ये अपने आप में एक उत्तर प्रदेश की लंबी छलांग है और ये जो लंबी छलांग है, जो लंबा बहुत एक उत्साह है, उसके कारण से ये परिस्थिति पैदा हुई है। सरकार ने कहीं पर भी सरकारी स्तर पर कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वन विंडो सिस्टम तक का प्रबंध किया गया है। कोई भी कार्यालय है तो मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अलग से डेस्क बनाया गया है। तो यह जो सुविधाएं दी गई, जो लोगों को समस्याएं थी उनके समाधान का प्लेटफॉर्म खोला गया है, इसके कारण से भी लोगों का बहुत जबरदस्त आकर्षण उत्तर प्रदेश को लेकर के। केशव जी, ये तो शुरुआत ही है, लेकिन $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया जाएगा राज्य को, ये जब सार्वजनिक सभाओं में बोला जाता है, आपको लगता है ये अभी थोड़ा दूर की कौड़ी है? देखिए, अगर हमारे पास लक्ष्य ही नहीं होगा, हमारे पास विजन ही नहीं होगा, तो फिर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे? हमने 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा, लगभग 17 लाख करोड़ के प्रस्ताव लोगों ने दे दिए हैं। अब हम अगर 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखने की जगह 5 लाख करोड़ के रखते और 17 लाख करोड़ का निवेश करने का लोग प्रस्ताव देते, तो फिर ये हमारा लक्ष्य एकदम छोटा लगता। लेकिन अगर हम 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखे, आज 17 लाख करोड़ का लोगों ने प्रस्ताव दिया है, इससे आगे भी बढ़ सकता है। हो सकता है जो प्रस्ताव आए हैं उसमें कुछ कमी भी हो, लेकिन 10 लाख करोड़ से नीचे नहीं आएंगे, 10 लाख करोड़ के ऊपर जाएंगे। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की है और $5 ट्रिलियन का जो एक उन्होंने संकल्प देश के सामने रखा है, उस संकल्प को सफल बनाने में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका है। और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करें और उसी दिशा में हम कदम भी बढ़ा रहे हैं और जो भाषण है उसको यथार्थ की धरती पर उतार करके दिखाने का काम करें। बुलडोजर भी दनादन आगे बढ़ रहा है। बुलडोजर दूसरे जो अपराधी, माफिया, गुंडे जिन्होंने अवैध कब्जे करके रखे हैं गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, सरकार की जमीनों पर, तो उनके लिए बुलडोजर है। बुलडोजर जो अपराधी उनके लिए, कोई आम जनता को बुलडोजर से डर नहीं लगता है। अगर बुलडोजर से डर लगता है तो अपराधियों को, भूमाफियाओं को लगता है, खनन माफियाओं को लगता है, नकल माफियाओं को लगता है, शराब माफियाओं को लगता है।
माफियाओं को पहले जो संरक्षण मिलता रहा, चाहे वो किसी की भी सरकार थी, और उसी के बलबूते वो एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते चले गए, वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार के भीतर क्यों नहीं नजर आती थी कि ऐसा माहौल बना उत्तर प्रदेश में कि उन पर हाथ डालने से हर कोई कतराता रहा? देखिए, जब जातिवाद, परिवारवाद प्लस माफियाओं के सहारे, गुंडों के सहारे, अपराधियों के सहारे, दंगाइयों के सहारे, तुष्टीकरण के सहारे जो सत्ता अर्जित करने के स्वप्न देखते हैं, और एक्सीडेंटल कहिए कि उनको अगर सत्ता प्राप्त हो जाती है तो जिनके मदद से वो सरकार में आए हैं, अगर उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो सरकार चलने देंगे। इसीलिए जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से, मैं अगर कहूं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम उत्तर प्रदेश में सफलता के शिखर पर पहुंचे और 2017 में 325 गठबंधन के साथ सीटें जीते। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद भी 64 सांसद 51% वोट के साथ जीते, और 2 अभी हमारे और बढ़ गए, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के। अब हमारे उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सांसद हैं। आने वाले 2024 में हम लोग 80 के 80 सांसद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीते हैं। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब उस लक्ष्य को लेकर के जब हम प्रयास करते हैं तो हमें विश्वास रहता है कि उसे परिणाम में बदलेंगे, क्योंकि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, विशेष तौर से गरीब का, किसान का, मजदूर का, गांव में रहने वाले का, शहर में रहने वाले का, जवान युवाओं का जो भविष्य दिखाई दे रहा है, भारत की जो प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, इसके कारण जो विश्वास है वह किसी और दूसरे नेता के नाम पर नहीं है। जनता का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भरोसा जनता के प्रति है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा लोकप्रिय नेतृत्व हिंदुस्तान के इतिहास में मेरी जानकारी में नहीं रहा है, जो देश के साथ साथ दुनिया में भी लोकप्रिय हों। ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए 2024 हम सफलता, जो हमारे ही रिकॉर्ड है, उन्हीं को तोड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा विश्वास। जी, अभी आपने रामपुर का जिक्र किया, तो मैनपुरी में वो यादव परिवार के गढ़ में आप सेंधमारी नहीं कर पाए? ऐसा नहीं कह सकते। ये देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था और उनके प्रति सहानुभूति थी, और वो सहानुभूति को वोट मिला है, और सहानुभूति के वोट के कारण से उपचुनाव में उन्हें सफलता मिली है। आम चुनाव में हरा देंगे, कमल खिला देंगे। लेकिन कुनबा एक बार फिर से जुड़ गया इसी के बहाने, तो आपको लगता है कि आप वो एक चैलेंजर के तौर पर तो जरूर एक बार कोशिश करेंगे? नहीं, जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब कुनबा अलग अलग नहीं था। उस समय हम 73 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे, और जब 2017 का चुनाव हुआ था तब भी कुनबा अलग अलग नहीं था। तब भी एक साथ लड़े थे हम लोग, 325 जीते थे। और 2022-19 के लोकसभा चुनाव में ये अलग जरूर थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जिनको एक होना कहते हैं, वो भी साइकिल पर ही, श्री शिवपाल यादव जी, वो भी सपा के चुनाव निशान साइकिल पर ही चुनाव लड़े थे। इसलिए इनको अलग अलग करके हम नहीं देखते। भाजपा के विरोध में जो भी राजनीतिक दल है वह सब के सब एक रहते हैं, अंदर से, बाहर से चाहे एक रहे, चाहे अंदर से एक रहे। इसीलिए मैं नारा लगाया करता हूं, 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। इसलिए कमल खिलेगा। लेकिन किसको आप चैलेंजर मानते हैं? आम आदमी पार्टी, जो इस बार राष्ट्रीय पार्टी बनी है, और हमने दिल्ली में देखा किस तरह से एमसीडी के चुनाव में उन्होंने कामयाबी हासिल की। मैं उसे राष्ट्रीय तौर पर नहीं ले रही, लेकिन अलग अलग राज्यों में अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर पार्टी करा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी वाले यहाँ कह रहे सरकार बना रहे हैं, एक भी सीट में जमानत नहीं बची, तो उनकी चर्चा करके समय अपना भी मत खराब करिए, मेरा मत करिए। और नीतीश कांग्रेस के बारे में चर्चा करके आप अपना मेरा समय, कांग्रेस की एक सीट है, इस बार रायबरेली में भी कमल खिलाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? वो तो विपक्षी दलों को जोड़ने में लगे हुए हैं। अभी हमने वहां उपचुनाव हुआ था, नीतीश कुमार जी की सरकार थी, वहां कोई सहानुभूति जैसा कोई विषय नहीं था, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैंने बिहार में मेरे कम से कम 40 लोकसभा क्षेत्रों में से कम 25 लोकसभा क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष मेरे संबंध संपर्क हैं, और मेरी सूचना के हिसाब से जैसी विजय 2014 में लोकसभा में हुई थी, उससे भी अच्छी और शानदार विजय 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रही है। वहां पर नीतीश कुमार जी का और लालू यादव जी के गठबंधन को वहां की जनता नकार चुकी, चुनाव की प्रतीक्षा कर रही। अच्छा, फिर से राज्य की बात अगर मैं करूं तो विरोधी दल जो हैं वो कहते हैं कि
कई बार बीजेपी गैर जरूरी बातों को हवा देती है और उसका कारण यह है कि ध्रुवीकरण करना है और सियासी फायदा उठाना है। चाहे वो मदरसों के सर्वे की बात अगर की जाए, किसी फिल्म पर बैन लगाने की बात एकदम से उठा दी जाती है, कभी धर्मांतरण का मुद्दा सामने ले आते हैं मैदान में। अच्छा, आप ये बताएं, ये भारत 24 के नाम से आदरणीय जगदीश चंद्रा जी ने इतना बड़ा चैनल शुरू किया है, बिना लाइसेंस शुरू कर सकते हैं क्या? कोई हिंदी मीडियम का या इंग्लिश मीडियम का विद्यालय होगा, कोई बिना मान्यता के शुरू कर सकता है क्या? जो मानक है, जो मान्यता के लिए, उस मानक को अगर कोई नहीं पूरा कर रहा है, उसको जांच किया जाए। तो ये मुद्दा बनाते हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग। उनको लगता है कि इससे मुसलमान खुश हो जाएगा और इससे मुसलमानों को हम डराएंगे कि देखिए भाजपा तुम्हारे मदरसों का सर्वे करा रही है, भले मदरसे की छत गिरने वाली हो, उसके नीचे बच्चे पढ़ रहे हो, दब करके मर जाएं, लेकिन इसकी चिंता उनको नहीं है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश की मुख्य धारा में शामिल हो सके, उसके लिए जो मानक है उसके हिसाब से मदरसों का संचालन हो। हम मदरसे तो नहीं बंद कर रहे ना, हमने कहा जो मानक के अनुसार मदरसे चलते हैं, मान्यता प्राप्त करके मदरसे चलते हैं, जैसे कोई सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विद्यालय है, जैसे वह चलते वैसे मदरसा भी है। और अगर बिना मान्यता के चला रहे हैं और उसकी जांच की जा रही, कोई हॉस्पिटल चल रहा है, कोई नर्सिंग होम चल रहा है, कोई होटल चल रहा है, कोई भी काम है जिसके लिए जो नियम है, जो व्यवस्था है, उसका पालन तो करना पड़ेगा। लेकिन ये डराते रहते हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी है, पहले डराते थे कि अगर इस सरकार में आ जाएंगे तो तुमको देश से निकाल देंगे। आप देख लीजिए सरकार में 5 साल चले, किसी गुंडे अपराधी के अलावा किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। देश माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में चल रहा है, कोई हिंदू मुसलमान के बीच का भेदभाव नहीं हुआ। जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ी जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, सबको सबका साथ, सबका विकास। आप कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के लिए आप कर रहे हैं, मुख्य धारा में वो शामिल हों, पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कहते हैं, बट वो कहते हैं तो दखल अंदाजी हो रही है, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। वो कुछ जो राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए, चाहे वह जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वह सपा बसपा कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, वह इस प्रकार के बयान इसलिए देते हैं जिससे मुस्लिम वोटों का आकर्षण उनकी ओर बना रहे। लेकिन जैसे पहले ये कहते थे पिछड़ा वर्ग को, पिछड़े वर्ग के लोगों भाजपा में मत जाना, ये तो ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, व्यवसायियों की पार्टी है। लेकिन जब पिछड़ा वर्ग आ गया भाजपा के साथ, तो अब पिछड़ा वर्ग की बात कहते, दलित भाइयों को कहते हैं कि ये तुम इधर मत जाना, आदिवासी भाइयों इधर मत जाना, भाजपा तो केवल अगड़ों की पार्टी और पिछड़ों की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और सभी लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यह देश और प्रदेश की राजनीति के 10 साल का जो अभी इस समय का इतिहास है, वर्तमान है, वह यह प्रमाणित कर चुका है कि हम सबका साथ, सबका विकास की बात ही नहीं करते, हम काम भी करते हैं। और उसके कारण से जनता की अदालत में जब जाते हैं तो जनता का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और कमल खिलता है, सुशासन होता है, विकास होता है। 2017 में ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की और ये इतिहास में 37 साल बाद ही हुआ था जब कोई सत्तारूढ़ दल सत्ता में वापसी करता है, तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और काबिले तारीफ। 2024 की क्या तैयारी? आप जो एंटी इनकम्बेंसी होगी अब उससे भी आपको डील करना होगा। क्यों नाराजगी होगी? नाराजगी उससे होती जो सत्ता में पहुंचने के बाद जनता का शोषण करता है। सपा सरकार रहती थी तो जमीन पर कब्जे किए जाते थे, भाजपा सरकार है तो जमीन पे जो कब्जे किए वो खाली कराए जा रहे हैं। सपा सरकार रहती थी या बसपा सरकार रहती थी तो वो थाने को, तहसील को, ब्लॉक को अपराधी चलाते थे और आज अपराधी भागा भागा फिर रहा है। उसको पहले पुलिस अपराधियों से डरती थी और आज अपराधी पुलिस से डरता है और जनता निर्द्वंद एकदम मस्ती में अपना जीवन जी रही, अपना जो जीवन यापन के साधन है उनको अपना रही और प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन केशव जी, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति की जब हम बात करते हैं, जो वो आंकड़े हैं वो परेशानी बढ़ाने वाले हैं। 56,000 से ज्यादा अगर घटनाएं होती हैं महिलाओं के खिलाफ, एक उनमें वो सुरक्षा का भाव क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत गंभीर है और जो भी अपराध किया होगा उसका खुलासा हुआ है
और जो अपराधी है उसको सजा या तो हो चुकी है या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को उसको ट्रांसफर किया गया है, जल्द से जल्द सुनवाई करके उनको सजा दिलाने का काम हुआ है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया। हम ये नहीं कह रहे कि अपराध नहीं हुए, अपराध हुए हैं, अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रयास भी कर रही है, लेकिन अपराधी अपराध करेगा और कोई सत्ता में बैठा हुआ उसे बचा देगा, ये हमारी सरकार में नहीं हो सकता। ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में होता था। लेकिन कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? निश्चित करेंगे। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से युक्त कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को और आधुनिक करने का काम कर रहे हैं। आज कोई अपराध होता है, लूट हुई या कोई छिनैती डकैती की ऐसी कोई घटना होती है, तो ये जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उनके आधार पर बहुत सारी अपराधों का तत्काल खुलासा होता है। बहुत सारे अपराधी जो अभी तक सोचते थे कि उनको सजा ही नहीं होगी, जो गवाह होते थे उनको धमका देते थे, डरा देते थे, आज ऐसे अपराधियों को ऐसे ऐसे अपराधों की सजा मिल रही है जिसके बारे में कभी वो अपराधी सोचे भी नहीं होंगे कि उनके खिलाफ कोई कोर्ट में जाकर गवाही देगा। लेकिन आज यह सब परिवर्तन जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो। अपराध मुक्त करने के लिए जो बड़े से बड़े कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। केशव जी, आप तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं उत्तर प्रदेश में और अब उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, तो कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? देखिए, ये जो कार्यकर्ता होता, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो मैं पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को कहता था कि कोई कार्यकर्ता अपने को प्रदेश अध्यक्ष से कम न समझे। आज संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते लगातार दूसरी बार मुझे उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो मैं एक खुलेआम कहता हूं, किसी सभा मंच से कहता हूं, आपके मंच से भी मैं कह रहा हूं कि आज ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बाद शिखर सम्मान के कार्यक्रम में भारत 24 के, इसमें भी कह रहा हूं, मेरा उत्तर प्रदेश का कोई कार्यकर्ता ये गर्वपूर्वक कह सकता है कि अगर केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने को उप मुख्यमंत्री से कम ना समझे, यह उसको भरोसा है। और मैं क्यों कहता नहीं, वो करता भी। तो पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? पहला ज्यादा आसान नजर आ रहा था या अब ज्यादा आसान? देखिए, आसान जब सत्ता प्राप्त करने के बाद आराम करने वाले, सत्ता का सुख भोगने की भावना हो, जैसे बाकी राजनीतिक दलों में रहती है, तब पहले और दूसरे कार्यकाल का अंतर समझ में आएगा। हम पहले कार्यकाल में भी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे थे, दूसरे कार्यकाल में भी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सार्वजनिक जीवन के बारे में ये पता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री पद तक की यात्रा में एक दिन का भी अवकाश लिए बगैर, जब राज्य की सेवा की जिम्मेदारी थी राज्य की, जब राष्ट्र की सेवा की जिम्मेदारी है राष्ट्र की सेवा का अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उसी प्रकार से हम भी हैं, हमारे अन्य साथीगण हैं। हम अगर सत्ता में आए हैं, विधायक बने, चाहे सांसद बने, चाहे मिनिस्टर बने, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, चाहे चीफ मिनिस्टर बने, सबका एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए हम अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को बनाएं, कैसे गरीबों के जीवन में जो दुख है उसको दूर करके उनके जीवन को सुखी बनाने का काम करें, कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम कर सकें, कैसे हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाना, जो कच्चे मकान में रह रहा, झोपड़ी में रह रहा, उसका कैसे पक्का मकान बन जाए, कैसे उसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन मिल जाए, अगर उसके कमाई का साधन नहीं है तो भूखा ना रह जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन उसको उपलब्ध हो रहा है। तो अनेक ऐसे काम हैं जिनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करते थे, परिश्रम करते हैं, और जब तक सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार का दायित्व है तब तक भी परिश्रम करेंगे। जब संगठन कोई काम बताएगा तो संगठन के काम के लिए परिश्रम करेंगे। परिश्रम हमारी पूजा है। और केशव जी, हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, वैसे तो ब्रजेश जी से भी मैं ये सवाल पूछ चुकी हूं, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह के हालात हमने देखे और कुछ वो ऑक्सीजन की कमी, कुछ डॉक्टर्स की कमी, इन 3-4 सालों की बात करें तो उस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? और अभी जो BF.7 वेरिएंट की बात कही जा रही है, हालांकि अभी इतना असर नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन भगवान न करे इस तरह की लहर से हमें सामना करना पड़े, लेकिन हमारे अस्पताल कितने तैयार हैं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से कोरोना की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, और इसका प्रमाण जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कारण से बड़ी क्षति देश ने भी उठाई, दुनिया ने भी उठाई और उत्तर प्रदेश ने भी उठाई,
लेकिन आबादी के अनुपात में जब आप तुलनात्मक उसका अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी को किस प्रकार से कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ, और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को किस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हुआ। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम कोरोना की जो स्वदेशी वैक्सीन थी, जो हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या का परिणाम था, जिस वैक्सीन को श्री राहुल गांधी जी या श्री अखिलेश यादव जी कहते थे ये भाजपा की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है, इसको मैं नहीं लगवाऊंगा, आज उस वैक्सीन से हमारा देश, हमारा प्रदेश काफी कुछ हमें लगता है सुरक्षित है। आज जो चीन और दुनिया के अन्य देशों में हाहाकार मच रहा है, आज भारत में वो नहीं है। तो हमारी सरकार कोरोना सहित किसी भी बीमारी से निपटने के लिए हर प्रकार से हर समय तैयार है और तैयार रहती है, और जो भी चुनौती आएगी उसको लेकर के भी तैयारियां हैं। ना ऑक्सीजन की कमी, अब तो ऑक्सीजन प्लांट हर जिले में लग गए हैं और बड़े बड़े प्लांट लग गए। भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हर चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार। केशव जी, 2017 में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की और मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर आपका नाम लिया जा रहा था। मुख्यमंत्री न बनने की टीस कभी महसूस होती? ये आप लोग नाम ले रहे थे, मैं तो मुख्यमंत्री, मैं तो कार्यकर्ता, मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ता, अध्यक्ष बनने के बाद भी कार्यकर्ता था, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके बाद भी कार्यकर्ता ही रहूंगा। तो यह दायित्व तो कोई महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है कि जो काम आपको मिला है उस काम को आप कितने अच्छे ढंग से करते हैं। और मैंने कोशिश किया, जब भी मुझे जो भी पार्टी ने काम दिया है उस काम को मैंने जिम्मेदारी से करने का रिजल्ट ओरिएंटेड प्रयास किया है, और इसका कोई मलाल नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 5 साल शानदार काम किया। अब दूसरे कार्यकाल का लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन हर पिछले 5 साल लगातार मेरे सामने ये सवाल आते रहे कि आपकी योगी जी से कैसे पड़ती है, आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, आपको कैसा लग रहा है। अरे हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, हमारे लिए पद कोई महत्व नहीं रखता है। हम जो दायित्व मिला उस दायित्व में एक बड़ी लाइन कैसे खींचे, जो जिम्मेदारी मिली है उसका रिजल्ट हम समाज तक कैसे पहुंचाएं, ये हमारा दायित्व रहता है। वो हम करने की कोशिश करते हैं और खुले मंच से कहते हैं कि किसी को भी अगर कोई बच्चा परीक्षा देता है तो वो रिजल्ट की प्रतीक्षा करता है, और मैं खुलेआम कहता हूं विरोधियों से भी कि आप पूरे ईमानदारी के साथ अपने राजनीतिक दल का चश्मा जो लगाए हो तो उसको उतार करके निष्पक्ष भाव से देखिए, तो उनको भी ये कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी मंत्री रहा हो, उसने अपने कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं। अखिलेश यादव जी तो बार बार ऑफर देते हैं, आप बार बार ठुकरा देते हैं। देखिए श्री अखिलेश यादव जी, मैं जानता हूं सत्ता के बिना, पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, वैसे श्री अखिलेश यादव जी और उनके गुंडे अपराधी माफिया तड़प रहे हैं। अन्यथा जिसका ऑफर ठुकरा दिया जाए और वो फिर ऑफर देने की कोशिश करे, तो मैं उनको यही कहता हूं कि वो अपने जो विधायक हैं उनको बचा ले, यही उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा, क्या टारगेट सेट किया गया है 2024 के लिए? 80 में से कितनी सीटें? कौन सी वो 5 उपलब्धियां हैं जिनको लेकर अब आप जनता के बीच जाएंगे? क्या रह गया करना? 3 साल। अभी तो 2024 में हम लोगों ने 80 में से केवल 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। 80 में से केवल 80? जो उपलब्धियों की बात, आप मतलब एक भी नहीं छोड़ रहे विपक्षी दलों के? नहीं, मैं देखिए, हम क्यों छोड़ेंगे? हम जब 80 में से 80 जीत सकते हैं तो 80 में से 80 जीतने का प्रयास करेंगे। जिन सीटों को हम हार गए थे उनको हमने जीत करके दिखाया है, और जहां हम कमजोर हैं वहां मजबूती से अभी से हम तैयारी कर रहे हैं। जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, वो तो कोई ना सत्ता में रहते तो ना सत्ता का दायित्व, और ना विपक्ष में रहते तो विपक्ष का दायित्व। हमने सबका साथ सबका विकास किया है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश किया, अपराधियों गुंडों को भय लगता है, ये हमारे लिए हमारी उपलब्धि है। निवेश आ रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। अब कोई सरकारी नौकरियों में भर्तियों के लिए कोई कमीशन दे, भर्तियों के लिए कोई रिश्वत दे तब उसको नौकरी मिलेगी, अब ये युग खत्म हो गया। हमारे पास गरीब कल्याण के लिए जो हमने काम किया मुद्दे हैं, गांव के विकास के लिए जो हमने काम किया वो मुद्दे हैं। पहले 3 घंटे बिजली मिलती थी, अब 18 घंटे से 24 घंटे बिजली मिलती है। ये हमारी उपलब्धियां हैं। पहले गरीब आदमी कभी ये सोच नहीं सकता था कि वो
गैस के चूल्हे में अपने घर में भोजन तो छोड़िए, नाश्ता भी बना पाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज वह सुख है। ये हमारी उपलब्धि है। पहले अमीर आदमी के घर में बिजली जलती थी, लेकिन गरीब आदमी अंधेरे में रहता था। लेकिन आज हर गरीब हो या अमीर हो, हर घर तक बिजली पहुंचाया, ये हमारी उपलब्धि है। पहले किसी को पीने के पानी का संकट है तो विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पे भटकते रहते थे लोग, लेकिन आज ये हर घर नल से जल पहुंच रहा है 2024 तक। ये हमारी उपलब्धि है। ऐसी मैं 5 नहीं, मैं 50 उपलब्धियां गिना सकता हूं। तो हम उन उपलब्धियों को लेकर के, और जनता का विश्वास, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। जनता का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जो कह रही है वो करेगी, जो नहीं भी कह रहे हैं अगर करने की जरूरत होगी तो वह भी करेगी। अब 100 रुपया अगर दिल्ली या लखनऊ से भेजा जाएगा तो गरीब आदमी ये जानता है, किसान ये जानता है, मजदूर ये जानता है, लाभार्थी ये जानता है कि 100 का 100 रुपया उनको मिलेगा। सपा बसपा कांग्रेस में 100 रुपया अगर किसी योजना के लिए खर्च करना है तो 15 रुपया जिसको पहुंच लाभार्थी उसको मिलता, तो 85 रुपये सब बेईमान खा जाते थे। तो आज ये जो परिवर्तन है वो हमारी सफलता का आधार होगा। विकास के पथ पर इसी तरह से अग्रसर हो, उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश बने, हमारी शुभकामनाएं। बहुत 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 शुक्रिया भारत 24 के बहुत मंच पर आने के लिए।